हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो साइंस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं भावना और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और आपका अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो उस टॉपिक को मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड कंटेंट और एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाकर ज़रूर आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी पहली जो प्रजनन स्वास्थ्य है इस टॉपिक को, ठीक है। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। तो प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? एक ऐसा जीवन जीना जिसमें प्रजनन प्रणाली ठीक से काम करे, यौन संबंध सुरक्षित और संतोषजनक हों और प्रजनन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। इसका मतलब है कि लोगों को परिवार नियोजन के सुरक्षित, प्रभावी और स्वीकार्य तरीकों तक पहुंचान होनी चाहिए और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। तो प्रजनन स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद संक्रामक रोगों से बचाव। तो देखिए, इससे संक्रामक रोग भी होते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यौन संचारित रोगों यानी एसटीआई जिसे शॉर्ट में बोलते हैं से खुद को बचाना है। एसटीआई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं जिनमें से कुछ का अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। कैसे? अब स्वस्थ और गर्भावस्था और प्रसव। प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उचित देखभाल मिले जिससे वे और अपने उनके बच्चे जो स्वस्थ रहें। फिर आता है परिवार नियोजन। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस कई सारे पूछे जा सकते हैं एमपी टेट की परीक्षा में। प्रजनन स्वास्थ्य लोगों को यह तय करने की स्वतंत्रता देता है कि वे कब और कितने बच्चे चाहते हैं और परिवार नियोजन के सुरक्षित और प्रभावी तरीकों तक उनकी पहुंच किस तरह से होती है। फिर है मानसिक और सामाजिक कल्याण। प्रजनन स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक कल्याण से भी जुड़ा है। अगला टॉपिक है इस यूनिट का यौन संचारित रोग। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यौन संचारित रोग एसटीडी या यौन संचारित संक्रमण एसटीआई एक प्रकार का संक्रमण है जो यौन गतिविधियों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण हो सकते हैं। कुछ सामान्य यौन संचारित रोगों का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। पहला है गोनोरिया, ठीक है। इन बीमारियों को या इन संचारित रोगों के नाम आपको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो जननांगों, मनाशय तथा गले को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। फिर अगला आता है सिफिलिस। यह भी एक जीवाणु संक्रमण है जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है और यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि बिना उपचार के ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आपको गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है फिर क्लैमाइडिया। तो यह एक जीवाणु संक्रमण है। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्लैमाइडिया कैसा संक्रमण है, जीवाणु, विषाणु, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जीवाणु संक्रमण है, ठीक है। तो जो जननांगों को प्रभावित करता है और अक्सर लक्षणहीन होता है, यानी कि इस बीमारी का जो संक्रमण होता है तो इसका कोई लक्षण नहीं होता है लेकिन ये प्रभावित बॉडी को ज़रूर करता है। फिर अगला है जननांग हर्पीस। एक वायरल संक्रमण है, ठीक है। वायरल संक्रमण है जो जननांगों पर छाले पैदा करता है। क्या है? हर्पीज नाम का संक्रमण छाले पैदा करता है। अगला प्रश्न है एचपीवी यानी कि मानव पैपिलोमा वायरस। तो इसका नाम याद रखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका क्या है, ये भी एक वायरल संक्रमण है जो जननांग मौसा और कुछ प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है एचआईवी या एड्स। तो यह एक वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। यह एक वायरल संक्रमण है जो यकृत को प्रभावित करता है, आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है। वायरल संक्रमण है हेपेटाइटिस बी। अब देख लेते हैं यौन संचारित रोगों के क्या कारण हैं। यौन संपर्क, ठीक है, और दूसरा है जो संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आना या जन्म के समय माँ से जो है बच्चे में संक्रमण हो सकता है। दूसरा हमारा अगला आता है कि क्या लक्षण है यौन संचारित रोगों के। तो जननांग क्षेत्र में छाले, अल्सर या मस्से, जननांगों से असमान स्राव,
पेशाब करते समय दर्द या जलन, बुखार, सूजे हुए लिम्फ नोड्स और कुछ मामलों में कोई लक्षण भी नहीं होते हैं। फिर इनसे बचाव क्या कर सकते हैं? जो सुरक्षित यौन संबंध और नियमित रूप से एसटीडी की जांच करवाना, टीकाकरण जैसे कि एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। तो इस तरह से हम इनसे बचाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे अब वस्तुनिष्ठ है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इनको आप ध्यान दीजिए या फिर आप नोट्स तैयार कीजिए। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन है सिफिलिस, गोनोरिया, मलेरिया, एचआईवी, एड्स। जो यौन संचारित रोग नहीं है वो उसका नाम है मलेरिया। अगला प्रश्न है, सिफिलिस का कारण क्या है? तो सिफिलिस का क्या कारण है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। तो सिफिलिस का क्या कारण है? जीवाणु। ये जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोनोरिया का कारण क्या है? गोनोरिया कैसे फैलता है या किससे फैलता है, ऐसा पूछा जा सकता है। ऑप्शन में है जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। तो ये भी जीवाणु से फैलता है। अगला प्रश्न है, एचआईवी या एड्स का कारण क्या है? तो एचआईवी या एड्स का कारण जो है, ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। एचआईवी विषाणु से फैलता है, वायरस से। अगला प्रश्न है, यौन संचारित रोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्भ निरोधकों का उपयोग करके। अगला प्रश्न है छठवां, अंडे तक पहुँचने से पहले महिला प्रजनन पथ के माध्यम से शुक्राणु की यात्रा का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में है योनि, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या योनि गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय डिम्बाइनी या योनि गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा या डिम्बाइनी, या फिर पहले योनि, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा या फिर गर्भाशय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पहले योनि, फिर गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय और डिम्बानी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, पुरुष द्वारा उत्सर्जित वीर्य की संख्या यह निर्धारित करती है कि महिला कितने बच्चों को गर्भधारण कर सकती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे 2 दिए हैं, सत्य है या असत्य है, तो यहाँ पे ये असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुक्राणु अंडवाहिनी के किस भाग में अंडे से मिलता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, एम्पुला, एस्मथस, एस्थमस और इन्फंडिबुलम और फंडस। तो यहाँ पे है एस्थमस, यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी ये वाला आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट स्लाइड, हाँ तो इसका क्या हो गया, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पुला। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र के दौरान निम्नलिखित में से किस चरण में मैथुन से अंडे के निषेचन की संभावना सबसे कम होती है? ऑप्शन है मासिक धर्म चरण, कुपित चरण की शुरुआत या कुपित चरण का अंत या ल्यूटियल चरण का अंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुपित चरण का अंत। अगला प्रश्न है, निषेचन क्या है? ऑप्शन है अंडाशय से अंडे का निकलना, वृषण से शुक्राणु का निकलना, या वीर्य का योनि द्रव के साथ मिलना, या फिर शुक्राणु के अंडे के केंद्रक के साथ मिलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अंडाणु की कौन सी परत अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है? ऑप्शन में कार्पस ल्यूटियम, जोना पेलुसिडा, एंडोमेट्रियम या फिर कोरोना रेडिएटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा जो है अंडाणु की जोना पेलुसिडा की अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश को रोकती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंडाणु के अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने को क्या प्रेरित करता है? ऑप्शन है ग्राफियन कूप की परिपक्वता, शुक्राणु का अंडाणु कोशिका में प्रवेश, एस्ट्रोजन का विमोचन और सहवास। तो इसका सही आंसर है शुक्राणु का अंडाणु कोशिका में प्रवेश जो है अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, अगुणित अंडाणु को डैश भी कहा जाता है? तो अगुणित अंडाणु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है
ओगोनियम, अंडाणु, ओडिट, ओटिड या फिर ऑस्टियोइड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओडिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निषेचन के दौरान अगुणित शुक्राणु और अंडाणु की सेल लाइन से डैश का निर्माण होता है। ऑप्शन है अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, अगुणित भ्रूण या द्विगुणित भ्रूण। तो यहाँ पे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन अगुणित शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन जब होता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन के दौरान अगुणित शुक्राणु अंडाणु के सेल लाइन से, हाँ ये तो वही आंसर है, क्या है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शिशु का लिंग विकास की अवस्था में निर्धारित होता है, युग्मनज, भ्रूण या गर्भ या यौवन। तो यहाँ पे मानव शिशु का लिंग विकास की किस अवस्था में निर्धारित हो जाता है, ये हो जाता है ऑप्शन ए, युग्मनज की अवस्था में। ठीक है। अगला है, कोशिका प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी गुणसूत्रों की सही संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की सही संख्या, शुक्राणु 23, अंडाणु 23 और युग्मनज 46 होते हैं। 23 का मेल होके ये युग्मनज 46 संख्या होती है इनकी। अगला प्रश्न है, मानव शिशु का लिंग नर होता है यदि, ऑप्शन है शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, शुक्राणु में Y गुणसूत्र होता है, अंडाणु में X गुणसूत्र होता है, अंडाणु में Y गुणसूत्र होता है। तो यदि मानव शिशु लिंग नर है तो ये निर्धारित क्या करेगा कि शुक्राणु में Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Y गुणसूत्र ले जाने वाले शुक्राणुओं की संख्या में अंतर्निहित पूर्वाग्रह के कारण लिंग अनुपात कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सत्य है या असत्य है, तो ये असत्य है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह परत नहीं है जिसे शुक्राणु को अंडे के केंद्रक तक पहुंचने से पहले गुजरना पड़ता है। वह कौन सी परत नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इनमें से जो नहीं है वो है जोना रेडिएटा। ठीक है, जोना रेडिएटा, बाकी ये तीनों इस परत जो होती हैं वो रोकती हैं। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, पेरीविटिलिन और स्पेस। अगला प्रश्न है, यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करिए। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है। देखिए, सुजाक, मलेरिया, तो इनमें मलेरिया नहीं है। ठीक है, इसमें भी मलेरिया नहीं है, इसमें भी कैंसर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर। तो डी हमारे जे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तीनों विकल्प जो हैं वो यौन संचारित रोगों के नाम हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आई होप कंप्लीट हुआ, और इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वो कमेंट आपका पूरा उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में, कल की 11 बजे क्लास में। तो हमारा इंतज़ार करिए, हम क्लास में ज़रूर आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ और MCQs के साथ ज़रूर लेकर आएंगे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।